केमिस्ट्री बाय अभय सर। व्हाट्सएप नंबर 9279740833। चलें, कंटेंट ऑफ द वीडियो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। क्लास 12 का ये सेकेंड चैप्टर का स्टडी मटेरियल है, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर जो मैंने पार्ट 1 में बताया था उसके का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 इसको कहेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो है सो पिछले में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक आपको बताया था। इस बार जो है हम लोग शुरू करेंगे आगे का टॉपिक, और उसके वो है हमारा सॉल्युबिलिटी से लेके ये पूरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉप्स तक ये टॉपिक जाएगा। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये आप सभी को से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि भाई आप लोग जो है वो पहला वीडियो जरूर देखें ताकि आगे का वीडियो आपको समझ में आए। चलिए अब देखते हैं। कहता है इसमें टॉपिक सॉल्युबिलिटी है। क्या होता है? इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी खास टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स हो पाता है यानी डिजॉल्व हो पाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। चले अब कहता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है? तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे हम लोग देखेंगे कि पोलर अगर सॉल्यूट रहेगा तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और यदि अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इस कारण से इसको लाइक डिजॉल्व लाइक भी कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 में भी हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चलें आगे। कहता है टेम्परेचर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। मतलब सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारा घट जाएगा। कब? तो जब सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हो सॉल्वेंट में जो गैस होना चाहिए तब। मतलब सॉल्यूट अगर सपोज हमारा गैस है और गैस अगर मान लेते हैं कि हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो दैट वेरी कंडीशन में ही अप्लाई होता है। यदि अगर यही हम मान लेते हैं कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोसेस हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम इन गैस को अगर डिजॉल्व करना है लिक्विड में तो हम लोग देखेंगे कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी हमारा घट जाता है। आगे प्रेशर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस में अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग देखेंगे कि लिक्विड में अगर सपोज गैस को डिजॉल्व करते हैं तो वैसे में क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा हमारा लिक्विड जो है वो हमारा गैस जो है वो डिजॉल्व कर पाता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस चीज को भी यहाँ क्लियर करना है। नेक्स्ट अब आए हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ क्या कहता है, इसको समझना है। कहता है इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। अगर सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में लिया जाए तो यहाँ P मैथमेटिकली क्या होगा, तो प्रेशर P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x यानी मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और यदि अगर इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH यूज करें तो ये इक्वेशन हमारा P इक्वल टू KH इंटू x बन जाएगा। यहाँ P क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, और x यहाँ सॉल्युबिलिटी जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, तो x यहाँ मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो ध्यान रखेंगे। कहता है अगर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज होगा तो कहता है ये वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू भी बढ़ जाता है। अब तब ध्यान देना है कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केज का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केज जो है वो सॉल्युबिलिटी से हमारा इन्वर्सली रिलेटेड है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, तो जितना ज्यादा केज होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम होगा, या यूं कहें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो चले आगे देखें। कहता है एप्लीकेशन, इस हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है, तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, उसमें जो CO2 डिजॉल्व होता है वो उसमें ये हेनरी लॉ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैवी प्रेशर ना दें तो ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी ओर स्कूबा डाइवर,
स्कूबा डाइवर्स गोताखोर को कहते हैं। ये लोग जो है जब जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रेशर जो है वो बॉडी पे आता है। उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए वे जो है वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस को अपने क्या कहते हैं ब्लड में डिजॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ तीसरा है एप्लीकेशन या इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी। कहता है आप देखिएगा क्या होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस होता है लंग से पूरे बॉडी सेल में जो ये जाता है जो ब्लड के थ्रू डिजॉल्व होकर के वहाँ पे भी ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि ये तीनों केसेस में क्या होता है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है। चलें अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और वो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये क्या होता है तो कहता है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब अगर हम एक लिक्विड लिए हुए हैं और उसको अगर हम हीट करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 उसमें क्या होता है वाटर वेपर बनना शुरू होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वेपर बढ़ते जाता है। अब जब वेपर यहाँ से निकल रहा है इसका आउटर सरफेस इस तरह से अगर मान लेते हैं निकल रहा है तो यहाँ जो ये इस एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी को प्रेशर कहते हैं। मतलब प्रेशर ड्यू टू गैस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो चले नेक्स्ट अब कहता है रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे रॉड्स लॉ एक रॉड्स का एक लॉ है जो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ किसको कहते हैं इसको थोड़ा समझ ले। वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होता है जो डायरेक्टली लिक्विड से या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए वैसे को वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं बिकॉज ये एक्सर्ट करेगा प्रेशर। तो देखें जरा कहता है रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब यदि अगर कोई सॉल्यूशन लिए हैं और उसमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों हमारा वोलेटाइल है मतलब दोनों वेपर प्रेशर काउज कर रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के चलते प्रेशर बनेगा। अब ये प्रेशर का अमाउंट क्या होगा तो कहता है प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब जितना ज्यादा हम मोल फ्रैक्शन लेंगे सॉल्वेंट कंपोनेंट का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। उसी तरह से कहता है कि अच्छा अब अगर मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाना चाहे तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। हियर पी नॉट ए इज क्या है तो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंडीशन में जो इसका प्रेशर होगा उसी को कहते हैं पी नॉट ए। सिमिलरली उसी तरह से आ जाइए पी बी। मान लेते हैं अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है और हमारा सॉल्यूट भी अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसके चलते भी सिमिलरली उसी तरह से हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हो गया यहाँ। अब कहता है मैथमेटिकली एक्सप्रेस हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। कहता है आप याद कीजिए अगर मान लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था तो टोटल प्रेशर क्या होता था तो जितने कंपोनेंट हैं उन दोनों के प्रेशर को हम लोग सम करके निकालते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से पी टोटल यहाँ कैसे होगा तो कहता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन विल बी sum of partial pressure due to A component and due to B component. So now here P total is equal to PA plus PB and PA may be written as P naught A into XA and PB is equal to P naught B into XB. And you know it very well that XA plus XB equal to 1 or XA equal to 1 minus XB। तो यहाँ पे आप 1 minus XB यहाँ पे पुट कर सकते हैं XA की जगह। तो 1 minus XB पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी और फिर इसको हम लोग सॉल्व करके इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता तो वेरी सिंपल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूट के चलते कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा कोई प्रेशर नहीं बनेगा और तब हमारा पीए ही केवल रह जाएगा। मतलब पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी विल बी जीरो दैट इज पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ये ध्यान रखना है बिकॉज ये जो है जैक में यानी बोर्ड वगैरह में जैक बोर्ड स्टेट बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चंस आया है। चले नेक्स्ट देखें कहता है आइडियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। कहता है ये कैसा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉड्स लॉ।
ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। जो किसी भी कंसंट्रेशन पे यदि अगर रॉल्स लॉ को सॉल्यूशन ओबे कर दे रहा है तो इसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज इसको नॉन आइडियल कहेंगे। तो आइडियल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब एग्जांपल हो गए। अब कहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो भैया ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एंड अनदर वन इज योर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्सअप किया जाए तो जो इंथैल्पी चेंज होगा यानी जो हीट चेंज होगा वो जीरो होगा, यानी ना ही सॉल्यूशन हमारा गर्म होगा और ना ही सॉल्यूशन हमारा ठंडा होगा, यानी नो चेंज इन इंथैल्पी। नेक्स्ट डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आल्सो दैट अगर मान लेते हैं कि हम सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को मिला है तो वैसे में क्या होगा, तो कहता है नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम सॉलिड सॉल्वेंट का पहले था ऐड करने पे भी उतना ही रहेगा। अब चले आगे देखें, कहता है इसके बाद इसका रीजन, आखिर कोई सॉल्यूशन क्यों आइडियल हो जाता है, तो कहता है सॉल्वेंट अगर मॉलिक्यूल आपस में था तो उसका आपस में मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन था, सॉलिड में भी उसी तरह से, और अगर सॉलिड सॉल्वेंट को मिला है तो नया इंट्रैक्शन डेवलप हुआ। तो कहता है न्यू इंट्रैक्शन, यानी सॉल्वेंट और सॉलिड का जो इंट्रैक्शन है अगर इक्वल या सिमिलर हो जाए सॉलिड सॉलिड के या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से, तो वैसे कंडीशन में जो है हमारा सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान रखना है ये क्यों होता है, तो ड्यू टू सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज एंड सिमिलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अगर साइज और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा हो तो वैसे कंडीशन में सॉल्यूशन हमारा आइडियल होता है। चले कहता है ग्राफ, अब देख ले जरा आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं इसको, इस साइड ये यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया गया है। यहाँ मोल फ्रैक्शन में देख सकते हैं एक्स ए यानी ए कंपोनेंट जीरो है तो इसलिए इसके चलते प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, और ये बढ़ के 1 हो गया है यानी इसका प्रेशर भी मैक्सिमम पी नॉट ए हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट का हो जाएगा। उसी तरह से इस जगह पे एक्स भी यानी कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 यानी मैक्सिमम है, इसलिए इसका जो है वो आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा, पी नॉट बी इसको कहेंगे। और ये जो है जैसे जैसे एक्स भी घट के यहाँ जीरो हुआ है वैसे वैसे ये भी घट के यहाँ पे मतलब प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कहता है ये एक लाइन हमारा हो गया पी ए का, दूसरा हो गया हमारा पी बी का, और इन दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर दे तो ये हमारा तीसरा लाइन जो बनता है ये लाइन हो गया पी टोटल यानी पी ए प्लस पी बी के केस में। तो बस ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब चले देखे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कहता है दो सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पे जो नहीं ओबे करता है रॉल्स लॉ को उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। कहता है कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें इसका तो कैरेक्टरिस्टिक इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, पी टोटल ये नहीं ओबे करेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ नहीं नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। उसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग भी इस बार जीरो नहीं होगा, मतलब या तो सॉल्यूशन गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए वॉटेवर, लेकिन ये इस बार जो है वो मतलब जीरो नहीं होगा। डेल्टा भी उसी तरह से एक बार फिर से ये जीरो नहीं होगा, तो ये इस चीज को यहाँ पे नोटिस करना है कि डेल्टा भी एंड डेल्टा एच दोनों हमारा इस बार नॉट जीरो। तो चले आगे, अब कहता है नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो कहता है नन, अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो नन आइडियल है। नन आइडियल है तो कैसा हो सकता है, वो हो सकता है कि उसका जो है हमारा क्या है तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाए, या ये भी हो सकता है कि डिक्रीज कर जाए। तो यदि अगर इंक्रीज कर जाता है यानी पी ए इज ग्रेटर देन पी ए अगर ग्रेटर है पी नॉट ए एक्स से, तो पी बी भी ग्रेटर हो सकता है, पी टोटल ऐसे में ग्रेटर हो जाएगा, या हो सकता है दोनों में कोई एक हो। लिमिट आ जाए डेल्टा एच मिक्सिंग भी इस बार पॉजिटिव होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग भी हमारा इस बार पॉजिटिव होगा, इस कारण से इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब यदि अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद नेगेटिव डेविएशन हुआ यानी ठीक इसके उल्टा, पी ए हमारा कम जाए, पी बी कम जाए, या पी टोटल दोनों को सम करने पे डिक्रीज कर जाए, या डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा डिक्रीज कर जाए, या डेल्टा बी में, तो ऐसे में नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो चले अब कहता है सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें क्या था पॉजिटिव था, मतलब कुछ इसका प्लस वैल्यू था, डेल्टा बी के साथ भी वही था। तो कहता है एग्जांपल यहाँ वाटर, मिथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब देखिए यहाँ पे कहता है आखिर क्यों
तो कहता है सॉलिड सॉल्यूट इंट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। मतलब अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट को मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो इंट्रैक्शन, नया इंट्रैक्शन जो बन रहा है वो पहले के रिस्पेक्ट में वीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो बहुत जल्द ये वेपर प्रेशर, बहुत जल्द इसमें मतलब वेपर बनने लगता है और प्रेशर उसका हाई हो जाता है। इस कारण से इसको हम लोग सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब चलें सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग दोनों 0 से कम यानी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन, एनिलीन, ये हो गया। आप देख सकते हैं इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन के अगेंस्ट में, मतलब उसके ठीक उल्टा सॉल्यूट टू सॉल्यूट इंट्रैक्शन जो है वो क्या है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से इस बार कम है। मतलब अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो जो न्यू अट्रैक्शन जो हमारा डेवलप हुआ है वो क्या हो रहा है, तो कहता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग होने से क्या हो गया, तो कहता है उतना जल्दी वेपर नहीं बन पाएगा, और उतना वेपर नहीं बन पाएगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको कहेंगे सॉलिड सॉल्यूट इंट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन आर लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया गया है और ये एसीटोन है। इसमें क्लोरोफॉर्म में आपस में नो एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। एसीटोन में भी आपस में जब ये सॉलिड में है तो नहीं इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। पर जब इन दोनों को मिलाया गया, जब मिक्सिंग किया गया, तब एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ। इसके चलते क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो क्या होगा, वो जल्दी पेपर नहीं काउज करेगा और ऐसे में सॉल्यूशन का डेविएशन निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट चलें ग्राफ देख लेंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको आइडियल सॉल्यूशन के विषय में बताया था, इस बार हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, तो होना चाहिए था जिस तरह से, उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी पीबी का ये ग्राफ है, होना ऐसे चाहिए था लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ऊपर की ओर ऐसे शो करेगा। उसी तरह से पी टोटल को देखें तो ये भी होना चाहिए था इस तरह से। ये जो डॉट डॉट करके लाइन दिखाया गया है वो दिखाया गया कि ऐसा होना चाहिए था आइडियल कंडीशन में, बट ये नहीं, ऊपर की ओर हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया है, मतलब ये कि पॉजिटिव डेविएशन है। वहीं दूसरी ओर अगर निगेटिव डेविएशन की बात करें तो क्या होगा, तो कहता है होना चाहिए था इस स्ट्रेट लाइन पे, होना चाहिए था इस स्ट्रेट लाइन पे और इस स्ट्रेट लाइन पे, पर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो रेड लाइन से दिखाया गया है कि भाई ये उसके रिस्पेक्ट में नीचे आ गया है, कम गया है। आप देख सकते हैं दोनों लाइन में। उसी तरह पी टोटल में भी दिखाया गया है, नीचे से दिखाया गया है, मतलब ये उससे कम है। तो ये हो गया हमारा क्या, तो निगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट कहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है, तो इसको अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे। कहता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का मिक्सचर होता है, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे ये बॉइल करेगा और उसका सेम कंपोजिशन, मतलब अगर लिक्विड में मिक्सअप किए हैं यानी सॉल्यूशन में जैसा हमारा उसका कंपोजिशन है वैसा ही कंपोजिशन हमारा वेपर में भी होगा। मतलब ये ऐसा मिक्सचर है जो कॉमन यानी कि एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों, और जितना परसेंट में वो हमारा ये लिक्विड स्टेट में है उतना ही वो गैस में भी रहेगा। हाँ, एक बात और, ये इस तरह से मिक्सअप होता है कि इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, मेथड है जिससे हम लोग लिक्विड को सेपरेट करते हैं अगर उसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो। अगर थोड़ा डिफरेंस हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग यूज करते हैं और तब उसको सेपरेट करते हैं। बट ये ऐसा है कि ये सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर जा रहा है, इस कारण से इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है बिकॉज ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, कहता है अगर दोनों लिक्विड मान लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ इथेनॉल और ये वाटर लिया गया है, अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाए नया बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, तो वैसे में हम लोग ऐसे मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल 94.5% इथेनॉल एंड 4.5% यहाँ सॉरी ये हो जाएगा आपका 5.5% वाटर बाई वॉल्यूम। अब ये ध्यान रखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है रॉल्स लॉ से, वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं।
अब आ जाए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की ओर। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हो गया? बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट। मतलब अगर मिक्सचर हम लोग मिक्सअप किए यानी सॉल्यूशन बनाए तो नया बॉइलिंग पॉइंट हमारा दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मिक्सचर ऑफ 68% HNO3 एंड 32% वाटर इज योर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें क्या होता है? तो कहता है इनका अगर हम मिक्सअप इस परसेंटेज में मिलाएं तो ये क्या होगा? तो कहता है कि ये जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। तो कहता है देखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका लार्ज निगेटिव डेविएशन होता है वो वैसे ही सॉल्यूशन इस तरह के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो चले, ये आपका एजियोट्रॉप कंप्लीट हो गया। उम्मीद रखते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में जल्दी आपको शेयर करूँगा और ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आपने टॉपिक को समझा होगा। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो हमारा वीडियो है वो मैं आपको दूंगा। उसको आपको करना क्या है? तो उसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपसे 40% 50% कुछ तो क्लियर हो जाएगा और फिर आप एनसीईआरटी पेज वाइज रीडिंग डालिए और एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव को आप बारी बारी से सॉल्व कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में जो है वो आपको उसका आंसर दूं, पर हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इसको ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। उम्मीद रखते हैं कि लॉकडाउन यानी इस स्थिति में भी आप जो है सो कुछ फ़ायदा उठा लें और अपना स्टडी को स्टॉप करने की जगह पे कुछ जो है सो आप इसको एक स्पीड अप दे सकें। चलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।